मेरे प्यारे साथियों, आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे नर जनन अंग के बारे में। हमने आपको पिछला ही वीडियो में बताया था लैंगिक जनन के बारे में और हमने कुछ चीजों के बारे में चर्चा किया था। आज हम लोग नर जनन अंग के बारे में समझेंगे। कोई भी टॉपिक्स पढ़ाने से पहले वही बात उठती है कि ससुरा नर जनन अंग होता क्या है। तो नर के शरीर का वह भाग जो जनन प्रक्रिया में भाग लेता है उसे हम लोग नर जनन अंग कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, नर के शरीर में जो है नर जनन अंग होता कहाँ है, तो ये जो उदर है ना, ये जो पेट है, पेट के नीचे वाले क्षेत्र को बोलते हैं पेल्विक रीजन कहा जाता है। हिंदी में उसे श्रेणी क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रेणी क्षेत्र। पेट के नीचे वाले क्षेत्र में जो है आपका जनन अंग होते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। पुरुष या स्त्री का जनन अंग कुछ बाहर होते हैं और कुछ अंदर भी होते हैं। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए ना तो अधिकतर भाग जो है पुरुष का जो है बाहर में होता है, जबकि स्त्री का जो है जनन अंग अंदर की तरफ होता है। अब हम लोग समझते हैं पुरुष जनन अंग के बारे में, यानी कि नर जनन अंग के बारे में। तो जनन अंग किसे कहते हैं? पुरुष के शरीर का वह भाग जो बच्चा पैदा करने में जो भाग लेता है उसे हम लोग नर जनन अंग कहते हैं। कहाँ रहता है? उदर गुहा के नीचे श्रेणी क्षेत्र में। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करेंगे कि नर के कितने जनन अंग होते हैं। तो सबसे पहला जो जनन अंग है वो है वृषण। वृषण को ही हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टिस। एकदम ध्यान से समझिएगा, आपको कुछ भी भारी नहीं लगने वाला। ठीक है, ये ससुरा टेस्टिज क्या होता है। तो देखिए हमने ये फिगर बनाया है। ठीक है, तो ये जो है उतना शानदार फिगर नहीं है, लेकिन अगर आप इसको भी बना दीजिएगा एग्जाम में तो पर भी चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले ये टेस्टिज है। देखिए आपको ये पता होनी चाहिए, ये जो टेस्टिज होता है ना वो बाहरी क्षेत्र में होता है, वो दोनों जांघों के बीच बाहरी क्षेत्र में होता है, एक थैला में होता है। हिंदी में इसे हम लोग वृषण बोलते हैं। और वृषण जिस थैला में होता है उसे वृषण कोष कहते हैं। थैला को हम लोग बोलते हैं कोष। इस थैला में क्या रहता है? वृषण रहता है, तो इस ससुरे को बोलते हैं वृषण कोष। अब ये ससुरा हमारे शरीर के बाहर क्यों रहता है, तो ध्यान से समझिए। हमारा शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, वृषण से शुक्राणु निर्माण होता है। शुक्राणु को ही बोलते हैं स्पर्म। एक दूसरा वर्ड भी आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे सीमन। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे वीर, और इसको हिंदी में, स्पर्म को हिंदी में बोलते हैं हम लोग शुक्राणु। ठीक है, जरा ध्यान से समझिएगा चाचा, इस दोनों में फर्क है। फर्क बस इतना है कि वृषण के पास जो पानी की तरफ जो द्रव होता है उसे स्पर्म कहेंगे, और वही स्पर्म ससुरा जब निकल जाता है, मूत्र मार्ग से निकलता है, किस समय? तो जनन के समय जब मूत्र मार्ग से वो स्पर्म निकल जाता है तो उसे हम लोग सीमन बोलते हैं, वीर बोलते हैं। ठीक है, बस फर्क यही है कि जब अंदर में हो, जनन अंग के अंदर में हो, तो उसे हम लोग शुक्राणु कहेंगे, स्पर्म कहेंगे, और जैसे वो बाहर निकल जाएगा उसे हम लोग सीमन कहेंगे। अभी मोटे तौर पर इतना ही अंतर को समझिएगा, हम चर्चा करेंगे वीर क्या होता है, सीमन क्या होता है। ठीक है, तो इस वृषण में स्पर्म का निर्माण होता है। यही स्पर्म जो है इस मार्ग के माध्यम से, जिसे आप पेशाब करते हैं, इस मार्ग के माध्यम से वो स्त्रियों के योनि में जाता है। स्पर्म जो है इस सीसन के माध्यम से योनि में जाता है, और योनि में जाने के बाद वो क्या होता है? अंडाणु से मिलता है। अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिलकर निषेचन होता है। निषेचन होने के बाद भ्रूण का विकास होता है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं चाचा? वृषण में क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। अब वृषण की ये खराबी ये है कि ये ससुरा ज्यादा ठंडा को बर्दाश्त नहीं करता है और ज्यादा गर्मी को भी बर्दाश्त नहीं करता है। अगर ठंडा के दिन में अगर वातावरण ज्यादा ठंडा है, यानी कि टेम्परेचर कम है, तो ससुरा ये सिटुक जाता है। सिटुकने के बाद वो शरीर की तरह घुस जाता है। नहीं देखते हैं आपको, जब ठंडा लगता है तो एकदम आप ऐसे घुस जाते हैं, ऐसे करके घुस जाते हैं हमारे। तो उसी तरह वृषण है। वृषण को जब ठंडा लगता है ना तो ये ससुरा शरीर की तरफ हीट लेने के लिए, गर्मी लेने के लिए शरीर की तरफ चला जाता है। अब ऐसा नहीं कि घुस जाता है शरीर, ठीक है, एकदम सिकुड़ जाता है। ठीक है, और लेकिन जब गर्म होता है तो ससुरा फैल जाता है, क्योंकि वातावरण में उसको उतना गर्मी होता है और शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ये बर्दाश्त नहीं करता है। इसलिए इसको बाहर में दिया है कि ये ससुरा ठंडा रहे। क्योंकि देखिए आप पेशाब करते हैं ना, तो पेशाब करते हैं, पेशाब गर्म रहेगा, लेकिन स्पर्म जो निकलता है वो ससुरा गर्म नहीं रहेगा, वो ठंडा रहता है। क्यों? क्योंकि उनको बनाने वाला जो मशीन है ये ससुरा हमारे शरीर के बाहर में होते हैं। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अब ये वृषण का कार्य क्या है? तो वृषण दो काम करता है, ध्यान से समझिएगा। वृषण सबसे पहले शुक्राणु का निर्माण करता है, और ये जो है ससुरा एक हार्मोन छोड़ता है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन। शुक्राणु का निर्माण करता है, यानी स्पर्म का निर्माण करता है, और दूसरा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करता है। देखिए मित्रों, हमने यहां लिखा है कि वृषण पुरुष का सबसे प्रमुख जनन अंग होता है। सोचिए कि अगर वृषण नहीं होगा तो शुक्राणु नहीं बनेगा, और ससुरा शुक्राणु नहीं बनेगा तो ससुरा निषेचन होगा किसे? निषेचन मतलब क्या होता है कि जब लड़की का अंडाणु और लड़का का शुक्राणु दोनों मिल जाता है तो ससुरा उसी को बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं? निषेचन। समझ पर? और जब निषेचन होगा तो भ्रूण। भ्रूण मतलब क्या होता है? जब बच्चा पेट में हो तो उसे भ्रूण कहते हैं, और जैसे ससुरा निकल गया तो उसे हम लोग बच्चा कहते हैं। तो हम बार बार क्या बोलेंगे? बच्चा बच्चा बन रहा है, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे भ्रूण। ठीक है, ये जो है सबसे प्रमुख
प्रमुख अंग होता है, और क्योंकि यही वृषण जो है शुक्राणु का निर्माण करता है। किस चीज का निर्माण करता है मित्रों? शुक्राणु का निर्माण करता है। और इनकी संख्या कितनी होती है? 2। ये ससुरा कहां होते हैं? तो हमने लिखा है कि ये जो बाहर दोनों जंघाओं के बीच एक थैली में स्थित होते हैं, इस थैली को वृषण कोष कहते हैं। इस थैली को क्या कहते हैं मित्रों? वृषण कोष कहते हैं। और शुक्राणु जो है उत्पादन के लिए शरीर के तापमान से कम ताप की आवश्यकता होती है। अगर शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है तो इसको कम तापमान चाहिए। अगर अधिक तापमान मिल गया तो शुक्राणु मर जाएगा ससुरा, और जब शुक्राणु मरेगा तो उसको नपुंसकता की बीमारी होगी, बच्चा पैदा करने की क्षमता को खो देगा। समझ पा रहे हैं? यही कारण है कि वृषण शरीर से बाहर थैली में स्थित होते हैं। क्यों स्थित होते हैं समझ रहे हैं ना विनोद? ये देखो, ये दोनों वृषण है। दोनों वृषणों में क्या होता है? एक नलिका होती है। क्या होती है? एक नलिका होती है जिसे हम लोग शुक्र जनन नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? शुक्र जनन नलिकाएं या नलिका कहते हैं। इन नलिकाओं में शुक्राणुओं का विकास होता है। इन नलिकाओं में क्या होता है? शुक्राणुओं का विकास होता है। ठीक है। इस नलिकाएं में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। पहला नर जर्म कोशिका, दूसरा सर्टोली कोशिका। फिर से बोलिए, नर जर्म कोशिका, दूसरा सर्टोली कोशिका। नर जर्म कोशिकाओं को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनी, और दूसरा है सर्टोली कोशिका। इंग्लिश में भी इसे सर्टोली सेल्स ही कहा जाता है। ये देखिए, ये नर जर्म कोशिकाएं क्या करता है? ये शुक्राणु का निर्माण करता है, जबकि सर्टोली कोशिकाएं जो है ये शुक्राणु को भोजन देता है, यानी कि पोषण प्रदान करता है। ये ससुरा, ये कोशिका क्या कर रहा है? शुक्राणु का निर्माण कर रहा है, और ये ससुरा उसको भोजन दे रहा है कि ले बबुआ, ले ले, तू आगे जा, तू आगे जा, जनसंख्या वृद्धि करेगा, जाओ। मतलब भोजन देने का काम कौन कर रहा है? सर्टोली कोशिका। ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वृषण में स्पर्म का निर्माण हो रहा है, और साथ ही स्पर्म को भोजन भी प्रदान कर रहा है। अगर स्पर्म को भोजन नहीं देगा, स्पर्म ससुरा मर जाएगा। हमने आपको बताया था कि वृषण से जो है शुक्राणु का भी निर्माण होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी निकलता है। ससुरा, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होता है? ये उत्तेजना पैदा करता है। या अगर ये लड़का में अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अगर निकलना शुरू हो गया तो ये ससुरा क्या होता है कि लड़कियों के प्रति आकर्षित होता है। हमने पिछला वीडियो में बताया था द्वितीय लैंगिक लक्षण। अगर ससुरा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अगर निकलना शुरू हो जाएगा तो उस लड़का में द्वितीय लैंगिक लक्षण दिखेगा। दाढ़ी होगा, मूंछ आएगा, बड़का बड़का भयानक भजूम जैसा मूंछ आएगा, आवाज उसका भारीपन जैसा होगा। समझ पा रहे? तो किस हार्मोन के कारण? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण। यानी कि अगर कोई लड़का चक्कर पकड़ करना कब शुरू होगा? जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कब निकलता है? ससुरा 12 वर्ष की आयु में। समझ पा रहे? 12 वर्ष की आयु में निकलता है। अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं निकला तो इसका मतलब वो ससुरा नपुंसक हो गया। समझ रहे हो? उसको बोलते हैं ट्रांसजेंडर। ठीक है। तो हमने लिखा है कि वृषण का मुख्य कार्य शुक्राणु तथा टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना। टेस्टोस्टेरोन उत्तेजना पैदा करती है। क्या पैदा करती है मित्रों? उत्तेजना पैदा करती है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं चाचा? अब देखिए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ना, ये ससुरा बड़ी बदबू मारता है। जब निकलता है ना, बड़ी बदबू मारता है। जब कुत्ता जब पेशाब करता है ना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकल जाता है। और जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, कुत्ता जो है मुत मुत के ससुरा अपना बॉर्डर को डिसाइड कर देता है। अब वही कुत्ता को सूंघने की क्षमता जो है ज्यादा होता है, वही सूंघ के ससुरा वो क्या होता है, वो अपना बॉर्डर देख लेता है कि अच्छा हम यहाँ तक पेशाब किए, मतलब ये हमारा बॉर्डर है। समझ पा रहे हैं चाचा? अगर समझे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर ससुरा यही वृषण को पाठा में से निकाल लेना तो वो ससुरा खसी बन जाता है। समझ पा रहे? वो बेसी चक्कर मकर नहीं करेगा। जितना ये जो है, जितना उत्तेजना पैदा करता है, यही जो है वृषण करता है। और वृषण निकालेगा तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलेगा ही नहीं। और जब निकलेगा ही नहीं तो चक्कर पकड़ करेगा कैसे? तो इसलिए जो पाठा रहता है ना, देखते हैं ना, पाठा जो है वो मादा को देख कर मार चक्कर पकड़ करता है, इसलिए उसका वृषण ही निकाल लेता है। अब ससुरा वो खसी हो जाता है, एकदम सीधा पाठा हो जाता है। वो चक्कर पकड़ने करेगा, कोई दिक्कत नहीं। और सांड सबका क्या करता है? यही सांड सबका जो है वो वृषण निकाल लेता है, तो वो हो जाता है बैल। लेकिन सांड जो है बेसी चक्कर मकर करेगा, बैल नहीं करेगा। समझ पा रहे हैं? यही वृषण के कारण। यानी कि ये हुआ आपका वृषण। अब जरा ध्यान से समझिएगा, वृषण के ही ऊपर में ये जो भाग है इसको बोलते हैं अधिवृषण। क्या बोलते हैं मित्रों? अधिवृषण। इंग्लिश में बोलते हैं एपिडिडमिस। ये क्या करता है कि ये जो यहाँ शुक्राणु का जो निर्माण हुआ ना, ये शुक्राणु को परिपक्व होकर यहाँ जमा रखता है। मतलब ये शुक्राणु को मैच्योर करता है। हमने पिछला वीडियो में बताया था कि मैच्योर मतलब क्या होता है। ये अधिवृषण जो है शुक्राणु को परिपक्व कर यहाँ संचित रखता है, और संचित होने के बाद यहाँ संचित रखता है। इसके बाद जो है वो जनन के समय में ये जो नलिने देख रहे हैं, ये शुक्रवाहिका है।
वाहिका मतलब होता है रास्ता। तो इसमें क्या जा रहा है, शुक्राणु जा रहा है, तो शुक्राणु जाने वाले रास्ता को हम लोग शुक्र वाहिका कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं वेस डिफरेंस। पहला समझिए, पहला विरेचन हुआ, दूसरा अधिविरेचन हुआ। अधिविरेचन में क्या होता है, इसमें जो है परिपक्व शुक्राणु जमा रहता है, यानी कि जो भी इसमें शुक्राणु होता है मैच्योर कहां होता है मित्रों, ये अधिविरेचन में होता है और यही संचित रहता है, जमा रहता है। इसके बाद कहां जाता है, ये शुक्र वाहिका में जाता है। यही शुक्र वाहिका को हम लोग वेस डिफरेंस कहा जाता है। शुक्र वाहिका क्या है मित्रों, तो यह एक पतला नस है जो अधिविरेचन से परिपक्व शुक्राणु को मूत्र मार्ग में ले जाता है, यहां ले आता है। ठीक है, अगर मान लो हम इसको, इस नस को बांध देंगे या इस नस को काट देंगे, क्या शुक्राणु जाएगा, यहां बनेगा, लेकिन क्या शुक्राणु जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। दोनों नस को काटेंगे, एक नस का बात नहीं कर रहे हम, दोनों नस का बात कर रहे हैं। तो जब हम इस नस को काट देंगे तो ससुराल न शुक्राणु बनेगा, लेकिन जाएगा कैसे, यहां जाएगा तब ना इधर शुक्राणु निकलेगा, न रह तो बांस ना बाज तो बांसुरी। तो इसलिए तो जब हम इस वेस डिफरेंस के नस को बांध देते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं पुरुष नस बिंदी, इंग्लिश में बोला जाता है वेस्कोटोमी। वेस डिफरेंस मतलब वेस डिफरेंस यानी कि शुक्र वाहिका के नस को बांधते हैं, तो यहां से वेस डिफरेंस से बना वेस्कोटोमी। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो आपसे पूछेगा कि पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं मित्रों, तो पुरुष नसबंदी को वेस्कोटोमी कहते हैं। पुरुष नसबंदी में क्या होता है, तो शुक्र वाहिका के नस को बांध दिया जाता है। तो पहला था विरेचन, दूसरा था अधिविरेचन और तीसरा था आपका शुक्र वाहिका। अब इसके बाद अगला है सखलन नली। ये जब शुक्र वाहिका ये जो है मूत्र मार्ग, ये जो है मूत्राशय है, ये क्या है आपका मूत्राशय है। जब ये क्या है कि वेस डिफरेंस जो है ये मूत्राशय से होकर फंदा लगाकर इधर जो आता है, ये हम तो बना नहीं पाए हैं, अब अगर देख पा रहे होंगे तो एक बार फिगर में देखिए, देखिए किस तरह वेस डिफरेंस जो है मूत्राशय से जो है फंदा बनाकर आ रहा है। तो वो जो फंदा वाला भाग है ना, जिस जगह पर मूत्र मार्ग के पास अभी अभी जो प्रवेश करेगा, इस जगह पर जो प्रवेश करता है, तो इस भाग को हम लोग बोलते हैं सखलन नली। क्या बोलते हैं, सखलन नली। ये दो छोटी नलिकाएं हैं जो शुक्राणु को लेकर उनमें वीर को मिलाता है। वीर को, वीर मतलब सीमन होता है। हम लोग आगे चर्चा करेंगे ये ससुरा वीर क्या होते हैं, ये स्पर्म क्या होते हैं। क्या मेरी बात को समझे चाचा? अगर समझे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हमने आपको नर जननांग का पहला भाग क्या बताया था, विरेचन बताया था। इसके बाद अधिविरेचन में बताया था। विरेचन में याद कीजिए ना कि विरेचन में क्या होता है, कभी चोट वोट लगता है तो विरेचन फूल जाता है, उसी बीमारी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोसील। क्या बोलते हैं मित्रों, हाइड्रोसील। इसके बाद हमने अधिविरेचन बताया था, इसके बाद शुक्र वाहिका बताया था, और यहाँ हमने छोटा सा चर्चा किया था सखलन नली के बारे में। अब जो है पांचवा जो भाग है वो ससुरा शुक्राशय है। ये जो देख रहे हैं ना, ये भाग जो है उसको हम लोग बोलते हैं शुक्राशय, सेमिनल वेसिल्स। शुक्राशय, शुक्राशय मतलब शुक्राणु का आशा देखता है कि कब आएगा कब आएगा। इस ससुरा शुक्राणु जैसे यहां से जाता है, किसके माध्यम से, ये वेस डिफरेंस के माध्यम से, यानी कि शुक्र वाहिका के माध्यम से यहां जाता है शुक्राशय के पास। तो जैसे शुक्राशय के पास जाता है तो ये शुक्राशय क्या करता है, तरल क्षारीय पदार्थ और मिलाने के बाद अब ससुरा जो शुक्राणु की संख्या अधिक हो जाती है, शुक्राशय द्रव में फ्रक्टोज भी उपस्थित होते हैं। शुक्राशय द्रव में क्या उपस्थित होते हैं, फ्रक्टोज भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, मेरी बात को समझ पा रहे चाचा? तो अब पूछेगा शुक्राशय होता कहां है, तो मूत्राशय के नीचे, ये है आपका मूत्राशय, मूत्राशय के नीचे और शुक्र वाहिका के किनारे स्थित होता है आपका शुक्राशय। शुक्राशय में क्या होता है, एक तरल क्षारीय पदार्थ को मिला देता है, जिस कारण वीर का अधिकांश भाग का निर्माण होता है, और इसी में क्या होता है, एक द्रव को मिला देता है जिसे हम लोग फ्रुक्टोज कहते हैं। क्या मेरी बात को समझ पा रहे चाचा? देखिए ये आपका पेशाब का रास्ता है। ठीक है, इधर से पेशाब भी निकलता है और इधर से ससुरा आपका स्पर्म भी निकलता है। तो कोई एक ऐसा दरवाजा होना चाहिए ना कि जब पेशाब निकले तब ससुरा ये स्पर्म ना निकले, और जब स्पर्म निकले तो ये पेशाब ना निकले। उस दरवाजे का काम करता है आपका प्रोस्टेट ग्रंथि, इसी को हिंदी में बोलते हैं पुरस्थ ग्रंथि। क्या बोलते हैं, पुरस्थ। ये आपका सीसन हुआ, सीसन जो वो बाहर का जो भाग होता है ना, उसको सीसन कहते हैं। सीसन मुख्य अंग नहीं है, सीसन जो है ये स्पर्म को ले जाता है, कहां ले जाता है, स्त्रियों के योनि में ले जाता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को चाचा? अब देखिए पुरस्थ ग्रंथि के बारे में हम लोग समझते हैं, तो यह कहां होता है, तो मूत्राशय और सीसन के मध्य में स्थित होता है। अब ध्यान से समझिएगा, इस पुरस्थ ग्रंथि से पुरस्थ द्रव निकलता है। प्रोस्टेट ग्रंथि से कौन सा द्रव निकलता है, प्रोस्टेट द्रव निकलता है, और यह द्रव क्या करता है, शुक्राणु और शुक्राशय द्रव, शुक्राशय से भी द्रव निकला और इधर से भी तो द्रव आ रहा था। इधर से कौन सा द्रव आता, शुक्राणु द्रव आ रहा था, यानी कि शुक्राणु क्या था, पानी ना, इनकी अवस्था तरलीय था। समझ पा, यानी कि ये पानी जैसा था, तो ये शुक्राणु द्रव होगा और यहां से आ रहा था आपका शुक्राशय द्रव। ये दोनों को मिलाकर क्या बनाता है, वीर। क्या बनाता है, वीर। इंग्लिश में इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीमन। यही पुरस्थ द्रव के कारण ही वीर में विशेष गंध होती है। आप देखिए जब वीर निकलता है, स्पर्म जब निकलता है तो एक गंध होगा। पुरस्थ द्रव वीर के शुक्राणुओं को उत्तेजित करता है। ये पुरस्थ द्रव क्या करता है, वीर के शुक्राणुओं को उत्तेजित करता है, और उत्तेजित करने के बाद वो क्या करता है, शुक्राणुओं को पोषण तथा
सुरक्षा भी प्रदान करता है। अब फिर से समझिए, एकदम एक एक चीज को बार बार समझते रहिए। पहला है वृषण। वृषण में क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। इसके बाद आता है अधिवृषण। अधिवृषण में क्या होता है? शुक्राणु को परिपक्व करता है। तीसरा है आपका शुक्रवाहिका। शुक्राणु को ले जाने वाले रास्ता को या नस को क्या बोलते हैं? शुक्रवाहिका। इसके बाद यहां से एगो छोटा सा यहाँ मूत्राशय से एगो फंदा बना रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सकलन नली। क्या बोलते हैं मित्रों? सकलन नली। इसके बाद आता है शुक्राशय। शुक्राशय में क्या होता है? यहाँ जो है एक क्षारीय द्रव मिलता है, या शुक्राशय की ग्रंथि से क्षारीय द्रव मिलता है, अधिक से अधिक संख्या में शुक्राणु निकल जाए, ठीक है। और इस साथ में यहाँ फ्रुक्टोज भी मिलता है। यहाँ क्या मिलता है? फ्रुक्टोज। तो इसको हम लोग बोलते हैं शुक्राशय द्रव। अब ये ससुरा इस जगह पर होता है पुरस्थ ग्रंथि। पुरस्थ ग्रंथि से एगो द्रव निकलता है, जिसे हम लोग बोलते हैं पुरस्थ द्रव। पुरस्थ द्रव क्या करता है? शुक्राशय द्रव और इधर से जो आया था शुक्राणु द्रव, दोनों को मिलाकर बनाता है वीर। और इस वीर को सुरक्षा देने का काम कौन करता है? आपका पुरस्थ ग्रंथि से निकला हुआ पुरस्थ द्रव। क्या मेरी बात को समझ पा रहे चाचा? और साथ में इसको भोजन भी देता है। कभी कभी क्या होता है? मास्टरबेशन के समय, मास्टरबेशन क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं हस्तमैथुन। मास्टरबेशन क्या होता है? कि बिना सेक्स का सेक्स जैसा फीलिंग होना, उसको बोलते हैं मास्टरबेशन। जब आप ज्यादा मास्टरबेशन कीजिएगा तो ससुरा ये क्या हो जाता है? पुरस्थ ग्रंथि कमजोर हो जाता है। और जब पुरस्थ ग्रंथि कमजोर होगा, ये स्पर्म को क्या करके रखा है? रोक करके रखा है। वो स्पर्म जो है सुतले सुतले में निकल जाता है। स्पर्म को जो है गुप्त रोग का बीमारी है ससुरा, वो जाके देखा है आपने, देखते हैं कई अथी में आया फलवा फरान क्या क्या इसी तरह का जो है डॉक्टर है मिले, हर सोमवार को जो है वो गुप्त रोग को खत्म कर देगा। वृष ने काट दो ससुरा, गुप्त रोग खत्म हो जाएगा, ना रहेगा बांस ना बाज तो बांसुरी। अब ज्यादा मास्टरबेशन करते हैं तो ससुरा यहाँ कैंसर हो जाता है, जिसे बोलते हैं प्रोस्टेट कैंसर। क्या बोलते हैं मित्रों? प्रोस्टेट कैंसर। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं चाचा? अगर समझे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, अगर आप जो है नर जननांग को सही ढंग से फिगर बनाइएगा तो ये हुआ आपका वृषण और ये हुआ आपका मूत्राशय। मूत्राशय के जो है दो इस तरह का होते हैं, नस होते हैं मूत्राशय, हमने बताया था आपको उत्सर्जन तंत्र में, ठीक है। इससे जो है शुक्रवाहिका जाता है, शुक्रवाहिका ऐसे फंदा बनाकर यहां जाता है। तो इस जगह पर जो नली होता है, इस जगह पर जो नली होता है उसे हम लोग शुक्रवाहिका कहते हैं। और ये जो फंदा बनाकर जाता है ना, देखिए ये फंदा बनाया, यहाँ फंदा बनाया ना, तो ये फंदा बनाया, तो इस जगह को हम लोग बोलते हैं सकनन नली। और इस जगह पर आता है शुक्राशय और इस जगह पर आपका होता है यहां से जो है ससुरा वो मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। इस जगह पर जो ग्रंथि होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोपर ग्रंथि, ठीक है। इसमें हम कोपर ग्रंथि को नहीं दिखाए हैं, तो अगर आप इस फिगर को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोपर ग्रंथि कहां है। देखिए एक बार इस फिगर को, ठीक है, देख रहे हैं ना। तो कोपर ग्रंथि है कहां? इस जगह पर ससुरा प्रोस्टेट ग्रंथि रहता है, उसके ठीक नीचे में ये दूगो होता है। ये क्या गो होता है? दूगो होता है, यानी कि एक जोड़ी ग्रंथि होता है। इस ग्रंथि से होता क्या है? ऐसा क्या है? ये ससुरा अम्लीय होते हैं। तो जब ये अम्लीय होते हैं तो ये अम्ल क्या करता है कि मूत्र मार्ग में जो है ये खुजलाहट उत्पन्न करता है और जलन उत्पन्न कर देता है। अगर ससुरा कोपर ग्रंथि नहीं होगा, मूत्र तो अम्लीय होते हैं, ये अगर मूत्र मार्ग से बाहर निकलेगा तो मूत्र मार्ग में ये अम्लीयपन ला देगा, यानी कि ये पूरा मूत्र मार्ग अम्लीय हो जाएगा, जिस कारण आपको खुजलाहट होगा, जलन होगा। तो ये इस जलन और खुजलाहट को हटाने के लिए कोपर ग्रंथि क्या करता है? एक द्रव छोड़ता है जो इस खुजलाहट और जलन को रोक कर रखता है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? जब आप पार्टनर से सेक्स करते हैं तो सेक्स के समय यह द्रव, ये स्पर्म जो जाता है स्त्री के योनि में जाता है। तो जब योनि में जाता है तो स्त्री का भी योनि क्या होता है? अम्लीय होते हैं। जब अम्लीय होते हैं तो अम्लीय क्या होता है? शुक्राणु को अम्लीय नहीं चाहिए बाबा, और उस शुक्राणु को अम्लीय से बचाने का काम कौन करता है? यही कोपर ग्रंथि का जो द्रव होता है वही ससुरा शुक्राणु को अम्लीय माध्यम से बचाता है। तो हमने लिखा है कि यह जो है क्षारीय द्रव स्रावित करती है, जो मूत्र मार्ग के दीवार को मूत्र के द्वारा उत्पन्न खुजलाहट और जलन से बचाता है। सेक्स या मैथुन के समय यह द्रव मादा की योनि में अम्लीयता को नष्ट करता है तथा शुक्राणुओं को सुरक्षित रखने में सहयोग करता है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अगला है आपका मूत्र मार्ग। इससे आप पेशाब भी करते हैं और इससे आप जो है वीर को भी निकालते हैं। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ससुरा आपका ये जो नहीं देख रहे हैं सीधा, ये इसको हम लोग बोलते हैं मूत्र मार्ग। और इसके बाद यहां देख रहे हैं ना, इसे हम दो रेखा खींचे हैं, तो यहां से इसको हम लोग बोलेंगे सीसन। क्या बोलेंगे मित्रों? सीसन। और देखिए मूत्र मार्ग कहां से कहां तक है? तो मूत्राशय से लेकर इस जगह तक, मूत्राशय से लेकर सीसन के शीर्ष भाग तक आपका क्या रहता है? मूत्र मार्ग रहता है। इस जगह से होता है आपका सीसन। देखिए ना, यहाँ की जो मांसपेशी होती है वो ज्यादा मोटा हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग सीसन कहते हैं। तो मूत्र मार्ग से क्या होता है मित्रों? इससे वीर भी निकलता है और इससे क्या निकलता है? आपका पेशाब भी निकलता है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो पहला हमने वृषण समझा, दूसरा अधिवृषण, तीसरा शुक्रवाहिकी, चौथा हम लोगों ने सकलन नलिका के बारे में समझा, फिर शुक्राशय के बारे में समझा, फिर जो है प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में समझा, फिर कोपर ग्रंथि के बारे में समझा, फिर मूत्र मार्ग के बारे में समझा। इसके बाद हम लोग समझेंगे सीसन के बारे में। सीसन मुख्य अंग नहीं है मित्रों, सीसन तो एक माध्यम है सीमन को ले जाने का। कहां? स्त्रियों के योनि में। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
नर जननांग का सबसे अंतिम भाग है, उसे हम लोग सीसन कहते हैं। सीसन को ही इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पेनिस। ये जो है बाहरी नर जननांग है, ठीक है। ये वृषण कोश के सामने और बीचों बीच स्थित होता है। ये देख लेते बीचों बीच स्थित है, ठीक है। ये सीसन का जो शिखर है इसे हम लोग बोलते हैं गलांस। क्या बोलते हैं मित्रों? गलांस। और इसमें ससुरा चमड़ी होता है, वो ढीला चमड़ी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीप्यूस। क्या बोलते हैं मित्रों? प्रीप्यूस। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यही सीसन जो है सेक्स के समय उद्दीपन होकर स्त्री के योनि में जाता है और स्त्री के योनि में जाकर वहां क्या करता है? वीर को छोड़ देता है। समझ पा रहे हैं? अब ये ससुरा कोई तो ऐसा होगा जो इसको टाइट करता है। सीसन में जो है कई रक्त की धमनियां और सिराएं हैं, वही रक्त और धमनी क्या करता है? उत्तेजना के समय इस सीसन को टाइट कर देता है, जिस कारण योनि में यह सीसन जो है आसानी से चला जाता है और आसानी से जाने के बाद ये क्या कर देता है? योनि में वीर को डाल देता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अगर समझे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम जो है बार बार एगो वर्ड का यूज कर रहे थे वीर, और दूसरा वर्ड का यूज कर रहे थे शुक्राणु। कभी हम शुक्राणु बोल देते थे ससुरा, कभी वीर बोल देते थे। आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो अभी समझ लीजिए इसको। वीर को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सीमन। क्या बोलते हैं मित्रों? सीमन। और शुक्राणु को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्म। क्या बोलते हैं मित्रों? स्पर्म। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये आपका वृषण हुआ। ये क्या हुआ मित्रों? वृषण। वृषण में किस चीज का निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। किस चीज का निर्माण होता है? आपका शुक्राणु का निर्माण हुआ। और जब अब देखिए, क्या एक वृषण से हो सकता है? हाँ रे बाबा, एक वृषण से भी शुक्राणु का निर्माण होगा, लेकिन उतना निर्माण नहीं होगा। बच्चे पैदा करने के लिए 7 ml शुक्राणु निकलना चाहिए। समझ पा रहे? तो ये आपका वृषण हुआ। वृषण किसका निर्माण किया? शुक्राणु का। ये ससुरा 2 से मात्र 5% ही शुक्राणु का निर्माण कर पाता है, ठीक है। इसके बाद यहां है आपका अधिवृषण। ये शुक्राणु को क्या करता है? मैच्योर करता है, और इसको जमा रखने का काम कौन करता है? आपका अधिवृषण करता है। इसके बाद इस जगह पर जो है एगो नस होता है, पतला नस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं मित्रों? उसको हम लोग वेस्ट डिफरेंस करते हैं, या नहीं तो शुक्रवाहिका कहते हैं। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं चाचा? शुक्रवाहिका के बाद हमने बताया था आपको शुक्राशय। ये ससुरा शुक्राशय क्या करता है? इसमें लमसम में 60 से लेकर 70% तक तरल मिला देता है। शुक्राणु यहां से जा रहा है, इस शुक्राशय में क्या करता है? 60 से लेकर 70% तक तरल को मिला देता है। और ये तरल जो है ना, इस तरल के साथ प्रोटीन भी होते हैं, विटामिन भी होते हैं। तो सबसे अधिक जो है तरल को मिलाने का काम कौन करता है मित्रों? शुक्राशय। एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जो है तरलीय पदार्थ या क्षारीय पदार्थ को मिलाने का काम कौन करता है? शुक्राशय करता है। और जब ये मिला देता है ससुरा, तो कई तरल मिल रहा है। शुक्राशय भी मिला दे रहा है, इसके बाद जो है आपका प्रोस्टेट ग्रंथि भी मिला दे रहा है, कोपर ग्रंथि भी मिला दे रहा है, जिस कारण ये शुक्राणु जो है, शुक्राणु हुआ कितना था? 2 से 5%। लेकिन ससुरा जैसे ये बाहर निकलता है, शुक्राणु मूत्र मार्ग के माध्यम से जैसे शुक्राणु वो बाहर निकलता है, तो इसमें कई तरल पदार्थ मिल जाते हैं। तो इसको शुक्राणु ना बोलकर इसको हम लोग वीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों? वीर बोलते हैं। तो हम लोग स्पर्म भी बोल देंगे तो चलेगा ससुरा, क्योंकि जनन तो इसका जननी कौन है? इसको पैदा करने वाला कौन है? शुक्राणु। अगर शुक्राणु नहीं रहेगा तो वीर क्या बनेगा? घंटा। वीर को हम लोग कभी कभी स्पर्म भी बोल देते हैं। लमसम में एक ही होता है, लेकिन अगर आप गहराई में जाकर देखिएगा तो दोनों एक नहीं होता है। तो कभी कभी स्पर्म का भी यूज कर देते हैं और कभी कभी हम लोग सीमन का भी यूज कर देते हैं, ठीक है। तो वही लिखे हैं कि मानव वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ये शुक्राणु जब जो है अधिवृषण, शुक्रवाहिका, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, कोपर ग्रंथि से जब से गुजरता है, तो गुजरने के बाद कई अन्य तरलीय पदार्थ मिल जाता है, जिस कारण उस शुक्राणु मिश्रित तरल पदार्थ को हम लोग वीर कहते हैं। वीर को ही इंग्लिश में हम लोग सीमन कहते हैं। आप सुने होंगे सीम डाल दिया, गाय में सीम डाल दिया। एक्चुअली में सीम नहीं, वो सीमन डालता है। क्या होता है कि जो बैल का सीमन होता है ना, जो बैल का जो स्पर्म होता है, उसको एगो बर्तन में रख लेता है। बर्तन मतलब क्या? उसका भी तो अपना मतलब यंत्र होगा रखने का, एगो मतलब इस तरह का नली होगा, उसमें नली में रख लेता है, ठीक है। उसको जो है नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्मी, उसको 25 से लेकर 30 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। तो क्या करता है? उसको एक नली में रख लेता है बैल के सीमन को, और नली में रखने के बाद अब क्या कर देता है? उसको कृत्रिम विधि से या डॉक्टर क्या करता है? उसको गाय के गर्भाशय में डाल देता है। और जो जैसे गर्भाशय में डालता है तो वो क्या होता है? भ्रूण का विकास होता है। गाय में अंडाणु है और बैल में क्या है? शुक्राणु है। तो दोनों जाकर मिलेगा तो भ्रूण का निर्माण होगा। तो उसमें क्या डालता है? सीमन डालता है। तो हम लोग कहते हैं सीम डालता है। अरे मर्दे, सीम नहीं, सीमन डालता है। हमको आज तक नहीं समझ में आ रहा था कि ससुरा सीम क्या है। हमको लग रहा था कि गैया में कहीं एयरटेल या जियो सिम नहीं डाल रहा है। थोड़ा एयरटेल और जियो सिम डालेगा तो गैया हो जाएगा, जियो वाली गाय, एयरटेल वाली गाय, वोडाफोन वाली गाय हो जाएगा। समझ पा रहे? तो सीमन डालता है। समझ पा रहे? क्या डालता है? सीमन डालता है। सीम नहीं डालता, सीमन डालता है। समझ पा रहे मेरी बात को? आज के बाद सीमन बोलना है। समझ पा रहे? तो अगर समझे चाचा तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मित्रों आप इसको ऐसे समझिए, ये ससुरा वृषण हुआ, ये आपका अधिवृषण हुआ, ये आपका शुक्रवाहिका हुआ, इस जगह पर आपका शुक्राशय है, और इसी जगह पर सखनन नली भी बताए थे।
बताया था ना आपको शकन नली, ये आपका शुक्राशय हुआ, और ये आपका जो है इधर तो मूत्र मार्ग हुआ, और यहाँ जो है इस जगह पर आपका प्रोस्टेट ग्रंथि हुआ। प्रोस्टेट ग्रंथि में पुरस्थ द्रव निकलते हैं, हमने आपको बताया था ना, यही पुरस्थ द्रव वीर का निर्माण करता है, इसका शुक्राणु द्रव और यहाँ से जो है शुक्राशय द्रव को दोनों को मिलाकर वीर को बनाता है, और वीर को आगे बढ़ाने का काम कौन करता है, यही ससुरा प्रोस्टेट ग्रंथि करता है। और इसी जगह पर मूत्राशय का नलिका रहता है, ये आपका किडनी हुआ, ये आपका मूत्राशय हुआ, मूत्राशय भी यही जुड़ा रहता है। जब हम पेशाब करते हैं, स्पर्म वाले रास्ता को रोकने का काम कौन करता है, प्रोस्टेट ग्रंथि। और ज्यादा हस्तमैथुन करने के बाद ससुरा प्रोस्टेट ग्रंथि में कैंसर हो जाता है, जिसे हम लोग प्रोस्टेट कैंसर के नाम से जानते हैं, इसलिए ज्यादा हस्तमैथुन करना बुरी बात है, ठीक है। और हस्तमैथुन क्या होता है कि बिना सेक्स का सेक्स जैसा फीलिंग होना, उसे हस्तमैथुन कहते हैं। क्या होता है कि जब हम लोग फालतू बैठे होते हैं ना, तो कुछ हरा भरा चीज को याद कर लेते हैं, जिस कारण वो ससुरा दिमाग जो है उसी चीज को सोचते रहता है, हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है। और जब हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है तो पुरस्थ ग्रंथि से क्या हो जाता है, अपने आप जो है पुरस्थ ग्रंथि कमजोर हो जाता है, जिस कारण अपने आप जो है आपका स्पर्म निकल जाता है। इसलिए पुरस्थ ग्रंथि को कमजोर नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद आपका मूत्र मार्ग आ जाता है, इससे कोपर ग्रंथि भी आते हैं, कोपर ग्रंथि के बाद मूत्र मार्ग आ जाते हैं, और मूत्र मार्ग के बाद इस जगह पर सीसन होते हैं। सीसन के जो ये शिखर वाले भाग को ग्लांस बोलते हैं, ये आवरण जो है इसको प्रीप्यूस कहा जाता है, और ये सीसन क्या करता है, स्पर्म को या वीर को जो है योनि में डाल देता है। क्या मेरी बात को समझे चाचा? तो इतना था आपका नर जननांग। अब हम लोग आगे के वीडियो में मादा जननांग के बारे में समझेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।